गुफा में हुए वाक्य के बाद मिर्जा अनवर तुरंत अपने घर वापस पहुंचा, जहां उसने तहखाने में बनी अपनी इबादतगाह में अपने आका इब्लिस को याद किया ताकि उसे वेब विवाद का पूरा संदेश बता सके। क्या नाम बताया उसने अपना? वेब विवाद मेरे आका। वेब विवाद का नाम सुनते ही इब्लिस हैरान रह गया। शैतान को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा कुछ होगा। उसके उस काले डरावने चेहरे पर एक मुस्कान थी। क्या हुआ मेरे आका, आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? खुश होने की बात ही है मेरे गुलाम। अगर वेब विवाद मेरी सल्तनत मंजूर कर लेता है तो मेरी ताकत दोगुनी हो जाएगी और फिर मेरे सामने बस दो ही दोज़ख के पहरेदार टिकने की ताकत रखेंगे, एक वो लूसीफर और दूसरा यम। लेकिन वेब विवाद ने तुमसे क्या कहा था आजादी के बारे में? यही कि वो कैद है और अगर आपने उसको आजाद करवा दिया तो वो आपका कर्जदार रहेगा। तो वो कैद है, तब तो ये काम थोड़ा नहीं काफी मुश्किल होगा। मुश्किल होगा? पर क्यों आका, आखिर कहाँ कैद है वो? दुआत में। दुआत? हाँ मिर्जा, दुआत जहन्नुम का वो हिस्सा है जिसकी रखवाली अनुबिस करता है, वेब विवाद का बड़ा भाई। अगर वेब विवाद को कोई कैद कर सकता है तो वो सिर्फ अनुबिस है और अनुबिस को हराना आसान नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे मेरे आका? मुझे सोचने दो, कोई ना कोई तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी। फिलहाल मुझे ये बताओ कि उस सुल्तान बेगम ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है आका। अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ गोली चल चुकी है। सुल्तान बेगम ने उसी पर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया था। बगावत मने जंग, यही तो हमें चाहिए मिर्जा। जाओ और उस जंग के नाम पर इतनी कत्लेआम कर दो कि ये दुनिया कांप उठे। तुम जितना कत्लेआम करोगे मेरी ताकतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी और अनुबिस को हराने के लिए मुझे बहुत ताकत की जरूरत है। जाओ मिर्जा, भड़कने दो इस बगावत की आग को और उसी आग में जला के राख कर दो निर्दोषों को, मजलूमों को, बच्चे, बूढ़े और खातूनों को। जाओ मिर्जा, रक्त की नदियां बहा दो। भारत में भड़क चुकी आजादी की ज्वाला में शैतान भी अपनी रोटियां सेकने की तैयारी में था। जहां एक ओर इब्लिस अपनी चालों में व्यस्त था, वहीं लूसीफर का वफादार जनरल रूट अपनी मंजिल पे पहुंच चुका था। यहाँ कुछ है। वेट, मैं वही आता हूं। क्या मिला है तुमको? शो मी। उस सोल्जर ने जनरल रूट के आगे एक मांस का लथोड़ा रख दिया। काले रंग का वो मांस का टुकड़ा अजीब सी महक दे रहा था। उसे देखकर बाकी सब अपनी नाक भी सिकोड़ रहे थे, लेकिन जनरल रूट ने उसे बिना किसी संकोच के अपने हाथ में उठा लिया। वो उसे घुमा घुमा कर देख रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो आखिर है क्या। आखिर ये है क्या? कितनी अजीब सी महक आ रही है इससे। भगवान जाने जनरल साहब क्या ढूंढ रहे हैं। तभी अचानक जनरल रूट जोर जोर से हंसने लगा। फाइनली फाइनली। चलो सब लोग, इस जंगल से वापस चलने का टाइम हो चुका है। जनरल रूट ने उस अजीब से मांस के टुकड़े को एक बैग में डाल लिया और मंदिर के बाहर जाने के लिए चल पड़ा। किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि आखिर जनरल को क्या मिल गया था, और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जनरल रूट से कोई सवाल करता। उधर रूट के उस काफिले के दो सदस्य ओमकार और फ्रांसिस एक दूसरे को अपनी सच्चाई बता रहे थे। अब बताओ पादरी, तुम्हारा सच क्या है और तुम्हारा इस ड्रैकुला से क्या लेना देना है? मेरा पूरा नाम है फ्रांसिस वैन हेल्सिंग। मैं अब्राहम वैन हेल्सिंग का डिसेंडेंट हूँ। आई डोंट नो तुम्हारे यहाँ डिसेंडेंट को क्या बोलते हैं। मुझे क्या पता, इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। ओके, इसको ऐसे समझो कि तुम हो, तुमसे पहले तुम्हारे फादर यानी पिता थे, उनसे पहले उनके पिता, और उससे पहले। बस मैं समझ गया। ये अब्राहम जो भी है ये तुम्हारे पूर्वज थे।
और तुम इनके वंशज हो, सही ना? Yes, yes, पूर्वज, ancestor. So अब्राहम वैन हेल्सिंग मेरे ancestor थे और मैं उनकी गलती को ठीक करने इंडिया आया हूँ। गलती? तुम्हारे ये पूर्वज ने क्या गलती करी थी? अब्राहम वैन हेल्सिंग वो पहले आदमी थे जिन्होंने ड्रैकुला को हराया था, उसको कैप्चर यानी कैद किया था। क्या? तुम्हारे पूर्वज ने ड्रैकुला को हराया था? लेकिन कैसे? ये कैसे संभव हो सकता है? ओमकार के सवाल को सुनकर फ्रांसिस ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने ओमकार को वो सारी कहानी सुना दी। उसने ओमकार को बताया कि कैसे अब्राहम वैन हेल्सिंग ने ड्रैकुला को राख में बदल दिया था, और जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो ओमकार के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। क्या? तुम्हारे पूर्वज ने ड्रैकुला को मार दिया था? पर मैंने तो सुना है कि वो अमर है, और अगर वो मर गया था तो फिर ये कौन सा ड्रैकुला है? मेरे एंसेस्टर ने ड्रैकुला को मारा नहीं था, उन्होंने उसको बस ऐश में कन्वर्ट कर दिया था। वो राख बन गया था। लेकिन जब उन्होंने उस राख को लंदन की थेम्स रिवर में बहाने की कोशिश की तो उन्हें समझ आया कि ड्रैकुला अमर है। वो राख का ढेर बन चुका था, लेकिन वो राख का ढेर ना पानी में डूबा था ना हवा में उड़ा था। It was just a lump of ashes. अब्राहम वैन हेल्सिंग काफी लंबे टाइम तक ड्रैकुला के उस फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर ना जाने उनके मन में क्या बात आई और उन्होंने मरने से पहले ड्रैकुला को रेसरेक्ट कर दिया, मतलब फिर से ड्रैकुला को ह्यूमन फॉर्म में ला दिया। ओमकार अब बुरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुका था। कोई भला ड्रैकुला को दोबारा जिंदा क्यों करेगा? यह उसकी समझ से परे था, और उसके मन में चल रहे उस सवाल को फ्रांसिस भी समझ गया था। यही सोच रहे हो ना कि अब्राहम वैन हेल्सिंग ने ड्रैकुला को दोबारा जिंदा क्यों कर दिया? आई विश कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे पाता। ये वो सवाल है जिसने उनके हर डिसेंडेंट को परेशान करके रखा था। उनके बाद आने वाली हर जनरेशन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करी, और इसी जवाब की तलाश में मैं इंडिया आया हूँ। मैं ड्रैकुला को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। मैं उसे पकड़ूंगा और यहाँ जान के रहूंगा कि अब्राहम वैन हेल्सिंग ने ऐसा क्यों किया था, और जब मैं यहाँ जान जाऊंगा तब मैं ड्रैकुला का दी एंड करके उनकी इन गलती को रेक्टिफाई करूंगा। वैन हेल्सिंग की लेगेसी पर लगा ये ब्लॉट, ये दाग हटा कर रहूंगा। फ्रांसिस के उन शब्दों में आग थी। ओमकार समझ गया था कि फ्रांसिस के सर पर जुनून सवार है, और अब उसके लिए ये और भी जरूरी था कि वो फ्रांसिस को ड्रैकुला को कोई नुकसान न पहुंचाने दे। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक सोल्जर आ पहुंचा। उसे देखते ही दोनों थोड़ा डर से गए, लेकिन फिर फ्रांसिस ने खुद को संभाल लिया। क्या हुआ सोल्जर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जनरल रूट ने हमें बुलवाने के लिए तुम्हें भेजा है? हाँ पादरी जी, रूट साहब का आदेश है कि हम लोग तुरंत जंगल से वापस चलने की तैयारी करें। उस सैनिक की बात सुनते ही फ्रांसिस और ओमकार ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से एक ही प्रश्न किया कि आखिर जनरल रूट यहां ढूंढने क्या आया था। लेकिन दोनों में से किसी के पास भी उस प्रश्न का जवाब नहीं था। वैसे जवाब तो अनीता के पास भी नहीं था। उसकी आंखों के सामने रामदास बिल्कुल बेहोश पड़ा था। रामदास, रामदास! रामदास का बेहोश जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अनीता उसके हाथ पैरों में न जाने क्या ढूंढने लगी। तुम आखिर ढूंढ क्या रही हो? स्नेक बाइट का निशान। इसे पक्का किसी जहरीले सांप ने काटा है। मैं उसी घाव को देखने की कोशिश कर रही हूँ। उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसे किस सांप ने काटा है। और उससे होगा क्या? वो अनीता बोलते बोलते रुक गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ये स्नेक बाइट का मामला नहीं है। तो फिर? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ करना होगा, और वो करने के लिए ये जरूरी है कि तुम बाहर जाओ। मैं बाहर जाऊं? ऐसा क्या करना है तुम्हें जो मेरे सामने नहीं? अनीता, तुम रामदास को ठीक देखना चाहती हो या नहीं? ओके ओके, मैं बाहर जा रही हूँ। जाओ, और चाहे जो भी हो जाए अंदर मत आना। मैं खुद रामदास को लेकर बाहर आऊंगा। अनीता दौड़कर गुफा के बाहर चली गई। उसे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि व्लाद आखिर ऐसा क्या करने वाला था।
जो वो उसके सामने नहीं कर सकता। लेकिन इस समय उसके लिए रामदास इंपॉर्टेंट था। वो गुफा के बाहर निकलकर बेचैनी से टहलने लगी। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर रामदास के साथ हो क्या रहा है। मुझे तो अब तक ये भी समझ नहीं आया कि जब रामदास मेरी आंखों के आगे मर गया था तो फिर वो जिंदा कैसे। क्या सच में मुझसे देखने में गलती हुई थी, जैसे कि व्लाड ने मुझे समझाया है। गुफा के अंदर से रामदास की एक तेज चीख सुनाई दी। अनीता तुरंत गुफा की तरफ पलटी, लेकिन फिर उसे व्लाद के शब्द याद आ गए। जाओ, और चाहे जो भी हो जाए अंदर मत आना। मैं खुद रामदास को लेकर बाहर आऊंगा। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरा सामना ऐसी स्ट्रेंज दुनिया से होगा। ड्रैकुला, वेयरवुल्व्स, बौने वेताल और अब ये। रामदास के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो जो इतना बोलता था वो अब इतना चुप चुप रहने लगा है। मुझे इस राज की तह तक जाना ही होगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि अनीता के मन में चल रहे विचारों को अचानक रुक जाना पड़ा, क्योंकि उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। मैडम! अनीता तुरंत आवाज की दिशा में पलट गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। रामदास, तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा मैडम? आपके रहते हुए आपके इस छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? अनीता दौड़कर रामदास से लिपट गई। वो उसे सही देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत से सवाल थे। रामदास अब ठीक है, लेकिन अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। पर रामदास को हुआ क्या था? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमें चलना होगा। वैसे भी अब तो मैं दिन में भी ट्रैवल कर सकता हूँ। चलो रामदास, चलने की तैयारी करो। जी भैया। अनीता ने पहले रामदास और फिर व्लाद की तरफ ध्यान से देखा। उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो चुपचाप अपना सामान उठाने बढ़ गई। काशी अभी दूर था और वो लोग इस बात से अनजान थे कि जल्दी ही उनकी मुलाकात एक जहरीले खतरे से होने वाली थी।